Okay, so there are two sides of a coin. इफ़ यू रिमेंबर अश्नीर ग्रोवर का कोई तो एक इंटरव्यू है जिसमें यही अटेंडेंस के ऊपर ही बात हुआ था. तो अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक टू द प्रीवियस थिंग विच आई मैंशन कि आप उतने इनोवेटिव हो क्या. 100 लोग अगर क्लास में हैं, आर दे ऑल इनोवेटिव, आर दे ऑल गोइंग टू ब्रेक द वर्ल्ड. ओके, वो कुछ एकदम बड़ा कुछ करने वाले, इफ दैट इज़ दैट, तो ठीक है अटेंडेंस निकाल दो. लेकिन जब तुमको तुम्हारा एक कंफ्यूज्ड माइंडेड हो, तुम्हारा कुछ ओरिएंटेशन डिसाइडेड ही नहीं कि आगे कैसे क्या करना है, देन तो अटेंडेंस ही लगा दो ना. एटलीस्ट जाओ क्लास में बैठो, एटलीस्ट वो चीज़ मतलब 5% भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो इट माइट बी यूजफुल समवेयर. मे बी तुम्हारे वो पास होने के काम आ जाएगा. एटलीस्ट एक बैकलॉग नहीं मिलेगा. समझ रहे हो, यू डोंट नो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में. 4 बैकलॉग लेके मिल के बैठ गया तो क्या फिर. तो इससे अच्छा है कि जाके बैठो, अटेंडेंस लगाओ. एटलीस्ट ये भी हो जाएगा कि तुमको अटेंडेंस वाला टेंशन नहीं रहेगा. ठीक है, हाँ. बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं फाड़ सकता हूँ, मेरे को इनोवेशन करना आता है, मुझे कोडिंग करना आता है, एंड चलेगा अटेंडेंस का मैं देख लूँगा, मैं टीचर्स लोग को कन्विंस कर लूँगा, बता दूंगा मैंने ये प्रोजेक्ट्स किया वो किया है. तो आई थिंक वो आप कर सकते हो. फिर उसके लिए फिर इफ़ यू थिंक कि हाँ हाँ मेरे को कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, देन प्लीज़ गो हैड. और अभी ये एक और इसका एक और फेस है ये सिचुएशन का, यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से और कॉलेजेस के तरफ से. ये तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि दो चीज़ें हैं. तुमसे अगर कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट अटेंडेंस लगा सकते हो, और तुम इतना पोटेंशियल रखते हो तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. थर्ड थर्ड फेस इज़ दैट कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू 75% अटेंडेंस. ठीक है, अच्छा रूल है, बट आई थिंक रिड्यूस करना चाहिए, 50% करना चाहिए मेरा हिसाब से. बिकॉज लोग बोलेंगे कि हमेशा के लिए निकाल दो. आई थिंक वो कॉलेज का फिर एक्सपोजर ही अलग होगा. लाइक यू मैंशन बीट्स, सब कॉलेजेस बीट्स जैसे नहीं होते. लेट्स फेस द रियलिटी, नॉट एवरी वन विल स्कोर फॉर बीट्स. ओके, बट सबको इंजीनियर बनना है, ये है. ठीक है, ये समझ लो अपने इंडियन सिचुएशन के हिसाब से ये है. तो नॉट एवरी वन विल गो टू दैट कॉलेजेस, दोज टॉप लेवल कॉलेजेस, बट सब लोग एक अच्छे Tier 1 या Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस में जाएंगे. ओके, तो वहाँ पे क्या कर सकते, 50% कर सकते. लेट्स गिव सम फ्रीडम टू स्टूडेंट्स. ओके, उनको बोलो कि उनको और ऑप्शंस दो कि तुम अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो हम तुमको यहाँ अटेंडेंस 75% रखो, बट माफ़ कर देंगे तुम्हारा अटेंडेंस, वो चीज़ें वेव कर देंगे. ये सारी चीज़ें उनको क्लॉजेज लेके आनी चाहिए. तो इसमें क्या रहेगा ना, स्टूडेंट को भी लगेगा कि फ्री हैंड है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग, मे बी कोई आर्टिस्ट बनना चाहता हो, मे बी कोई एक्टर या कुछ भी डांसर वगैरह, उसको प्रैक्टिस करने के लिए समय चाहिए होता है. सो इफ़ दे आर एबल टू प्रोड्यूस दैट रिजल्ट्स इन दोज पर्टिकुलर फील्ड, तो कॉलेजेस को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए. एंड आई थिंक अभी भी अनऑफिशियली टीचर्स इतने अच्छे होते हैं, कुछ टीचर्स, कि वो रिलैक्सेशन दे देते, दे समहाउ मैनेज द अटेंडेंस. बट आई थिंक ये थोड़ा ऑफिशियल लेवल पे आना चाहिए कि कॉलेजेस की तरफ से कि हाँ तुम ये सारे, हम लोग ने तुम्हारे लिए ये सारे क्लॉजेस एस्टेब्लिश करके रखे हैं, तुम क्रिएटिव हो तो तुमको इतना अटेंडेंस हम वेव कर सकते हैं, तुम इनोवेटिव कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तुमको इतना. हे गाइस, अरुण भैया से आज बहुत बात किया, मतलब लेजिट दिल की बात की है हमने. दिल की बात ऐसा प्रपोज नहीं है. बट जो हम एज अ फुल स्टैक डेवलपर नॉन स्टैक के बारे में बात की हमने. हरी का पहला पॉडकास्ट था जहाँ पे हरी ऑन कैमरा आया, तो हरी ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. एंड या एक हम बोल सकते हैं कॉलेज की या फिर इंजीनियरिंग की हार्श रियलिटी के बारे में बात की हमने. कंपनीज का क्या होता है, स्टार्टअप्स में जाना चाहिए या एमएनसीज में जाना चाहिए, उस बारे में बात की. और कैसा था तेरा पहला पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस? बहुत बहुत मजा आया. ठीक है, सच बता रहा हूँ, आपके पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है सारे पूछ लिए हमने. ठीक है, और एक बहुत बहुत तगड़ा हम लोग को आंसर भी मिला है उनसे. सो प्लीज चेक आउट करो, फुल वीडियो देखो, मजा आएगा आपको भी. Hey guys, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहो. ये बेसिकली एक ऐसा पॉडकास्ट है जो हम कर रहे हैं, एंड ये पॉडकास्ट में हरी का इंट्रोडक्शन कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, बट उसी साथ साथ अच्छा भी लग रहा है बहुत. पॉडकास्ट में गेस्ट एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे, लाइक मेरे मेंटर
पिछले वीडियो में आपने देखा ही रहेगा। मैंने सोचा चलो बैकएंड डेवलपर है तो थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं सारी चीजें बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। हेलो भैया, कैसे हो आप? या हाय आदित्य, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, चिल हूँ मैं यार। वो तो आपके वाइब से पता चल रहा है कि शांति से आपने, जैसे पिछला वाला वीडियो हुआ नोट जैसे पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत शांति से एक्सप्लेन किया। यूजुअली टीचर्स में भी शांति होती नहीं है, वो आपको भी पता होगा। वो तो मारने के लिए आते हैं ना। तो एज अ बैकएंड डेवलपर सबसे पहला चीज रोड मैप बताइए, कैसे बने, क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? ओके, सो मतलब रोड मैप देखो, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप होता नहीं है। सबकी जर्नी अपनी अपनी होती है एंड कोई एक रोड मैप है नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है, यू हैव पाइथन, यू हैव जावा स्क्रिप्ट, यू हैव जावा, यू हैव वॉट नॉट लैंग्वेजेस, एंड आपको हर लैंग्वेज में बैक एंड डेवलपर मिल जाएगा, बिकॉज बैक एंड डेवलपर इज़ और बैक एंड डेवलपमेंट इज़ अ कंसेप्ट और इज़ अ आर्किटेक्चर यू कैन से। बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना तो एक बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है और एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देर इज़ नो प्रॉपर रोड मैप, बट हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, एंड वो कुछ चीज़ें होती फंडामेंटल्स। ओके, सो फंडामेंटल से कहने का मतलब है कि आपको एटलीस्ट पहली बात तो सर्वर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए आपको, HTTP कॉल्स या मेथड्स, रिक्वेस्ट, वो सब की जानकारी होनी चाहिए, और ऐसे करके थोड़े बहुत कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। सो कोई तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप नोट करते कि क्या क्या अपने को लगता है बैक एंड डेवलपर में। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर IT में आके मतलब नहीं आप लोग का। सो दैट्स, मैं अगर मेरे से कोई स्टूडेंट या कोई भी पूछता है कि सर हमको क्या करना है, बोला पहले तुम्हारा इंटरेस्ट क्या बोलता है वो करो, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग यू कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। आपको फील्ड चेंज कर लेना चाहिए, और फील्ड चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए। लेट्स से कि आप पाइथन सेलेक्ट करते हो या फिर जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हो। फॉर दिस कन्वर्सेशन लेट्स फोकस ऑन पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। और भी लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे आप बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, PHP अवॉइड करना, ठीक है। तो होता क्या है कि आप लैंग्वेज के बेसिक्स सीखो, फंडामेंटल्स, आप अपना लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। जो लैंग्वेज के बेसिक्स सब सारे लैंग्वेज में कॉमन होता है। अगर आपने और कोई लैंग्वेज पहले भी सीखा रहेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री कोर्स ज्वाइन करने से पहले, तो आप क्या बोलते हैं, आपको लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं पड़ेगी। फॉर लूप, बेसिक वही, कंडीशनल लूप्स, ऑपरेटर्स, वही सारी चीज़ें। एक बार लैंग्वेज आपने सीख लिया, तब आते बैक एंड डेवलपमेंट पे आते। तो बैक एंड डेवलपमेंट की जर्नी कहाँ से चालू होती है, कुछ तो आपको समझ के लेना पड़ेगा कि आप बैक एंड होता क्या है। तो बैक एंड वो चीज़ें होती है जहाँ पे आप पूरा बिजनेस लॉजिक हैंडल करते हो। लेट्स से कि इफ़ देयर इज़ अ ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, बट जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो क्या पीछे हो रहा है, क्या लॉजिक आ रहा है, पेमेंट प्रोसेसिंग कैसा हो रहा है, ट्रांजैक्शन, वट एवर द डिस्काउंट एंड ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेशन इज, दैट हैज़ टू हैपन बिहाइंड द सीन्स एंड दैट इज कॉल्ड एज बैक एंड। ओके, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो वो जो आप बिजनेस लॉजिक का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो बैक एंड में जाता है। आपने लैंग्वेज सीख लिया और बैक एंड के कंसेप्ट आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो आप ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री चेक करो कि पहले क्या होता था। पहले ट्रेडिशनल और क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट, एक जो वेब आर्किटेक्चर होता है वो होता था कि आप एक सर्वर रहेगा और एक क्लाइंट रहेगा। तो उसमें जो बैक एंड का रोल होता था वो प्योरली वो सर्वर पे आता था। तो वो सारी चीज़ें थी। अभी मॉडर्न डे क्या हो रहा है वो भी आप देखो, ठीक है। और सर्वर साइड क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ क्या है, थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी तो पूरा गेम है APIs के ऊपर। जब अगर आपको APIs बनाने आना चाहिए, और अगर आप कभी भी लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हो, IT में स्पेसिफिकली आप कुछ भी कर रहे हो, या डे टू डे लाइफ में भी देखो, आप 4 ही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये 4 ऑपरेशंस के अलावा आप कुछ नहीं करते। डे टू डे लाइफ भी आप देख लो, ठीक है। घर से निकल रहे हो तो आप कुछ करने निकल रहे हो, तो क्रिएट करने निकल रहे हो, वो सब चीज़ें होती है। सो रहे हो तो आप रीड कर रहे हो। सब मतलब बहुत बेकार एनालॉजी है, बट समझ के लो। तो जब आप APIs क्या होते हैं, APIs एक मैकेनिज्म होते हैं कि आप क्या बोलते हो उसके वाया आप कुछ कर सकते हो। तो और क्या करना है वो 4 ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो ये उसको CRUD बोलते हैं हम लोग, अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो ये चीज़ आप CRUD ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं वो एक आना चाहिए। फिर टोटल आपका फिर लॉजिक बिल्डिंग पे गेम होता है कि आपको अगर लॉगिन सिस्टम बनाना है, या बैकएंड क्या बोलते हैं, अगर फुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब बनानी है, तो उसका लॉजिक क्या रहेगा, उसका फ़्लो क्या रहेगा। तो आपको थोड़ा फ़्लो वगैरह भी बनाने आना चाहिए।
वो सारी चीज़ें होती है। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा, जो इंडस्ट्री में हो रही है मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं कुछ एकदम लेमन टर्म्स में ही सब बताऊँगा। तो ये हो गया। तो ये तो एक थोड़ा एक अलग सेक्शन हो गया। एक इसका एक दूसरा सेक्शन भी है, दैट इज़ कॉल्ड एज डेटाबेस। जो बैकएंड डेवलपर है उसको डेटाबेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखो डेटाबेस भी ना, जो डेटाबेस पे काम करने वाले दो तरीके के लोग होते हैं, एक डेवलपर होता है और एक डीबीए होता है। डीबीए इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो तो पूरा अलग सेगमेंट हो गया, वो अलग फील्ड हो जाती है। तो उस पर बात नहीं करेंगे हम। जो डेवलपर जो जो काम करता है उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अगर आप यूज़र को लॉगिन करने बोल रहे हो तो यूज़र का लॉगिन डेटा कहाँ जाएगा? तो वो किसी डेटाबेस में ही स्टोर करना है, राइट? और तो वो चीज़ आनी चाहिए आपको। और डेटाबेस बहुत तरीके के डेटाबेस है, बट दो डेटाबेस बहुत फेमस है, एक तो है सिक्वल और एक है नो सिक्वल। ओके, तो अभी ये डिबेट मत करना कि सिक्वल बोलते कि एसक्यूएल बोलते, वो छोड़ दो। बट एक सिक्वल है, एक नो सिक्वल है। सिक्वल सब जानते हैं, माई सिक्वल, ओरेकल सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एसक्यूएलाइट भी है जो मतलब मोबाइल डेटाबेस में भी यूज़ होता है। तो आप एसक्यूएल पहले पढ़ सकते हो, बिकॉज एसक्यूएल में ना कुछ अच्छे टर्म्स हैं, कुछ कंसेप्ट इतने अच्छे कि आपको डेटाबेस को पूरा समझ में आ जाता है कि रिलेशंस कैसे बिल्ड करते हैं, स्कीमास क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं। तो वो एक सारी चीज़ें होती है उसमें। फिर अगेन आ जाता है कि क्रड कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगेन डेटाबेस में भी क्रिएट, रीड, अपडेट तो डिलीट तो करना ही पड़ेगा, राइट? देन फिर डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री है आप कहाँ जा रहे हो, और डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कि आपको एसक्यूएल यूज़ करना है कि नो एसक्यूएल यूज़ करना है। मोस्टली ये देखा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम्स में और बाहर, और जो भी जहाँ पे आपको पता रहता है कि फिक्स्ड रूप में डेटा आने वाला है, फिक्स्ड एक शेप में आपको डेटा मिलने वाला है, तब वहाँ एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो। बिकॉज एसक्यूएल में आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ता है कि ये चीज़ें आएंगी, ओके, जिसको स्कीमा बोलते हैं या टेबल बोलते हैं। पर अगर आप लोग आपको ये नहीं पता है कि आपको किस तरीके का डेटा आएगा और डेटा कभी आएगा नहीं आएगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आप वहाँ पे नो सिक्वल यूज़ करना। बिकॉज उसमें ना जो 4 पिलर्स पे जो अपना एसक्यूएल बनता है उसमें एक पिलर हमेशा लूज़ रहता है नो एसक्यूएल में। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम ये स्कीमास को डिज़ाइन करके हम लोग नो सिक्वल में डेटा ले सकते हैं। जस्ट लाइक एनी मीडिया कंपनी और एनी स्पोर्ट्स कंपनी, जहाँ पे नो सिक्वल ज़्यादातर यूज़ होता है। आप कोई भी डेटाबेस कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट फिर वो अलग चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो गया, बैकएंड डेवलपर का दो चीज़ मेन होता है, एक तो उसको बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करने आना चाहिए और दूसरा डेटाबेस हैंडल करने आना चाहिए। ये हो गया। ओके, तो आपने जैसे इंटरेस्ट के बारे में बताया, सो मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि ये चीज़ से मैं खुद गुजरा। लाइक मैं जब तक थर्ड ईयर में नहीं आया था, आई वाज नॉट श्योर कि क्या करना है। लाइक पहले इन द सेकंड ईयर जैसे सो कॉल्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ऐसा बोलते कि हाँ तो पहले जावा पढ़ो फिर पाइथन पढ़ो, लाइक दे आर नॉट फोकस ऑन अ फिक्स्ड थिंग। तो मुझे थर्ड ईयर में आके पता चला कि हाँ मैं मल स्टैक पे मतलब लाइक इट वाज अराउंड जब मेरा फोर्थ सेमेस्टर का छुट्टी पड़ा एंड जो समर वेकेशंस होता है एक महीने का, एंड तब था एंड आई वाज लाइक कि कुछ कर मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पढूं टेक्निकली, बाकी को जो रट्टा मारने हो जाते हैं, मतलब टेक्निकली कुछ अगर मैं पढूं तो आई स्टार्टेड विद लर्निंग रिएक्ट। इनिशियली मैंने पहले जैंगो भी पढ़ा था, बट आई वाज नॉट मतलब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हो सकता है वो सिंटैक्स उसका वैसा हो गया, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। बट वो करते करते आई गॉट टू नो कि या आफ्टर डूइंग अराउंड 30-35 प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे ऐसे फुल स्टैक, तब पता चला कि हाँ आई कैन डू समथिंग इन वन स्टैक। सो इंटरेस्ट की अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि लोगों को पहले मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर दे शुड बी क्लियर इन व्हाट दे वांट टू परस्यू, या लाइक जैसा मेरा केस हुआ, आई एम श्योर हरी को भी वैसा लगता होगा, तेरे हिसाब से कुछ है वैसा? हाँ सेम, मेरा भी सिचुएशन हुआ था कि लाइक मैं भी अब थर्ड ईयर था, एक्चुअली थर्ड ईयर तक मैं क्लियर नहीं था कि क्या करना है मेरे को। तो मेरा एक इंटरेस्ट बढ़ा कि फ्रंट एंड में मेरे को करना है। तो एक मेन डाउट आता है कि इंटरेस्ट कब आना चाहिए स्टूडेंट्स को, थर्ड ईयर परफेक्ट टाइम है या फर्स्ट ईयर में ही आना चाहिए या फोर्थ ईयर भी कम हुआ, तो आपका क्या व्यू है उस पर? सो इस चीज़ को थोड़ा साइकोलॉजिकली भी समझते हैं और कुछ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा समझते। देखो इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि वो इट्स नॉट वेरी अप टू द मार्क। मैं ये नहीं अभी डिफ्रेंशिएट करूँगा कि क्या बुरा है क्या गलत है या क्या सही है, बट लेट्स सी दैट कि अगर जैसे तुमने अभी बोला कि हर सेमेस्टर में कुछ नया ही आ जाता है, देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी। अगर मैं फर्स्ट सपोज करो फर्स्ट सेमेस्टर तो वेरी कैजुअल होता है, सेकंड सेमेस्टर में मुझे सी लैंग्वेज पढ़ने बोला, थर्ड सेमेस्टर में जावा आ जाता है, फिफ्थ सेमेस्टर में पाइथन आ जाता है एंड जेएस भी कहीं ना कहीं आ जाता है फिर।
तो देर इज़ नो कंसिस्टेंसी, एंड मल्टीपल लैंग्वेज सीख के हम कुछ एक्सपर्ट नहीं बन रहे। पैरामीटर्स आर द सेम ना, कि आपको वही फॉर लूप सीखना है, आपको वही इफ़ कंडीशन सीखना है, आपको वही सारी चीज़ें करनी है। हाँ, हर लैंग्वेज का ओरिएंटेशन अलग होता है, हर लैंग्वेज का जो बिल्ड है, जो सिस्टम बना है उसका अलग है, पर आपको तो इम्प्लीमेंट ही करना है वही सारी चीज़ को लेकर, फॉर लूप लेके ही तो इम्प्लीमेंट करना, और कुछ तो करना नहीं है ना। तो वो चीज़ ना, मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लगता है गलत है। देयर हैज़ टू बी सम सिलेक्शन मेथड, कि अगर किसी इंसान को फर्स्ट या सेकेंड ईयर में समझ में आ जाता है कि मेरा ये लैंग्वेज मेरे को फेवरेट लग रहा है, देखो थोड़ा इंसान को ना इंटरेस्ट भी आता है, मार्केट कंडीशंस आने दो। कोई बोल सकता है कि मुझे पाइथन करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मे बी वो बंदा चाहता है कि वो मैं पाइथन में कंटिन्यू करूँ, ओके। सो बाकी सारे लैंग्वेज में ड्रॉप कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंटरेस्ट कब आना चाहिए, देखो इसके दो चीज़ें, मतलब मैं साइकोलॉजिकली जैसा बोल रहा था, पहला तो मैं एनीवेज आई एम नॉट साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, जस्ट इट्स एन ऑब्जर्वेशन, जो कॉलेज लाइफ में ऑब्जर्वेशन था और जो भी लास्ट 3 इयर्स में ऑब्जर्वेशन आया, कि दो चीज़ें होती हैं इंटरेस्ट कब आना चाहिए। एक तो होता है बहुत नेचुरल होता है कि बिजनेस हो जाता है, प्यार हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट वही हुआ ना। तो आपको मतलब आप 1 साल हो गया कॉलेज में, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मे बी लास्ट 7 सेमेस्टर में आपको स्ट्राइक करेगा, अरे यार ये मेरे को बहुत पसंद आ रहा है मशीन लर्निंग, मैं मशीन लर्निंग में ही कंटिन्यू करूँगा। दैट्स अ वेरी नेचुरल फॉर्मेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बहुत क्लियर है सबको, ये जानते हैं सब चीज़। तो एक बार आपको इंटरप्ट करूंगा, आपने प्यार की बात की, आपको कब प्यार हुआ बैकएंड डेवलपमेंट से? बैक एंड डेवलपमेंट से तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बिकॉज मेरा सेकंड पॉइंट यही था। मैं आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे। सो कैसा होता है कि सेकंड फॉर्मेट में कैसा होता है, इंटरेस्ट कब आना चाहिए, वो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ओके। लेट्स से कि आप सेकंड सेमेस्टर में आए, नया नया प्रोग्रामिंग की दुनिया मिली, सी लैंग्वेज वाज द योर फर्स्ट स्टेप, तो आप उसके साथ काम करना चालू करते हो, आप समझते हो प्रोग्रामिंग की धीरे धीरे चीज़ें समझते हो, ओके। अब क्या होता है कि आप सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें आपको आया कि आईओटी करते, तो आपने आईओटी थोड़ा कर लिया। थर्ड फिर उसके सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आते हो तुम लोग, तो उसमें कैसा रहेगा कि आपको पाइथन किसी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, पाइथन कर लिया, एंड सो ऑन। सो हर सेमेस्टर में आप एक एक्सपेरिमेंट करते गए, जेन्युइन एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि पढ़ने के हिसाब से, एग्जाम में पास करने के हिसाब से आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, बट यू वर लाइक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने अपना 100% दिया, बट आपको इतना अंडरस्टैंडिंग था कि आप समझ रहे थे कि क्या चल रहा है, करेक्ट। सो उस हिसाब से आपने एक एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते गए, एंड यू स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि ये चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही है, ये चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। लेट्स से कि जब मैं कॉलेज टाइम पे था, तुम्हारा आंसर करता हूँ, आई लर्नड सी लैंग्वेज फर्स्ट इन द सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जावा पढ़ा, कोर्स लेके जावा पढ़ा, सो आई वॉज रॉक सॉलिड ऑन जावा। और फिर अपना फोर्थ सेमेस्टर आते आते पाइथन आ गया, जन जैंगो किया एज यूजुअल, यू ऑल्सो डिड जैंगो, आई ऑल्सो डिड जैंगो, ठीक है। जैंगो उतना नहीं समझ में आया क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम मुझे भी नहीं जम रहा था, तो वो एक था। जावा पे प्रोजेक्ट वगैरह किया था तो मन में आ गया तब जावा ही करना है। फिर देन फिफ्थ सेमेस्टर के अराउंड जावा स्क्रिप्ट से इंट्रोडक्शन हुआ, एंड तब तक उसके पहले तक आईओटी वगैरह भी कर चुका था मैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो आई वॉज लाइक वेरी व्हाट से, मैं हर जगह हाथ डाल चुका था, ओके। तो आई वॉज अवेयर कि क्या मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। आई वॉज नॉट येट व्हाट से वेरी डिसाइसिव ऑन और श्योर ऑन कि मुझे क्या पसंद है, बट आई वॉज श्योर ऑन कि मुझे क्या नहीं पसंद है। ये चीज़ तो मेरे को पता, जैसे आईओटी मेरे को पसंद नहीं था, एंड धीरे धीरे करके मुझे ये भी फिक्स हो गया था कि मुझे मोबाइल प्रोग्रामिंग भी नहीं पसंद है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो फिर बचा क्या, फिर फुल स्टैक बचता है, फुल स्टैक फ्रंट एंड बैक एंड ले लो। फ्रंट एंड तो CSS मुझसे गलने वाला तो नहीं था, तो वो भी मैं छोड़ दिया था। CSS तो CSS तो होने वाला नहीं था मेरे से, तो फिर बचा बैकएंड, ठीक है। और फिर बैकएंड में घुसा तो बिजनेस लॉजिक पे लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, रेस्ट APIs का तो इतना दीवानापन आ गया था, क्या बताऊँ मैं। फिर डेटाबेस की उसकी वजह से डेटाबेस भी सीखना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो बैकएंड का फिर मेरा वो वहीं पे मेरा मिलना हुआ था बैकएंड से। फिफ्थ से लेके 7 सेमेस्टर के बीच में पूरा बैकएंड किया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू Node.js अलॉन्ग विथ MongoDB, सो NoSQL डेटाबेस। सो वो चीज़ें थी, तो वो वहाँ से ऐसा नहीं कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मुझे 100% समझ रहा था, बट ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा था। बाकी सब चीज़ों से जो करके हो गया था, उनसे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका भी बैकएंड के साथ कितने साल का रिलेशनशिप हुआ?
बैकएंड का हाँ तो हो गया आई थिंक। अगर तुम थर्ड ईयर भी काउंट करते हो और अभी 3 इयर्स एक्सपीरियंस ले लेते हो तो इट्स 5 इयर्स। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या माइंडसेट होना चाहिए लाइक डे टू डे लाइफ में? सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या माइंडसेट होना चाहिए? आई थिंक मेरे पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है, बिकॉज अगर मैं करने बैठ रहा हूँ काम तो मैं उसमें पूरा घुस जाता हूँ। तो वो एक ओरिएंटेशन होता है, फिर दुनिया में आग लगी वो भी नहीं दिखता। एक स्टेट फ्लो स्टेट हाँ, वो एक होता है, तो देर इज़ सॉरी सर बोल रहा था एक फ्लो स्टेट में चले जाता हूँ काम चालू करते करते। हाँ वो, और वो नेचुरल होता है, मतलब नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मी, सबके साथ होता है वो चीज़, अगर आप प्योरली इंटरेस्टेड हो आईटी में, प्रोग्रामिंग में, तो उस हिसाब से। और एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोगों ने बोला कि इंटरेस्ट के ऊपर, तो इंटरेस्ट जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे तो लोग ऐसा डरते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि लाइक यार एक्सप्लोर कर लिया बट अगर वो भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो उस पर क्या बोला? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो तुम सिविल इंजीनियर में पढ़ रहे हो या मैकेनिकल इंजीनियर में, तुमको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने बोलूँगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बिल्डिंग बनाने वाली इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझ लो, जियोलॉजिकल इंडस्ट्री समझ लो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। तुमको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने बोलूँगा, तुमको कॉस्ट आएगा ना। कार में अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करना, कार बनाते बैठोगे या किसी मैकेनिक यहाँ पे जाके काम करोगे, ठीक है। सिविल इंडस्ट्री समथिंग, उसमें भी ऐसा कुछ होगा, हथौड़ा वगैरह लेना पड़ेगा या कुछ भी होगा, मैं जस्ट ब्लंटली बोल रहा हूँ। आईटी में अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तुमको कुछ कॉस्ट है क्या लैपटॉप के अलावा? नहीं। कुछ नहीं है। देर इज़ नो फिजिकल हार्म, देर इज़ नो मेंटल हार्म। आप बिंदास कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आईटी में, और कोई रोकने नहीं आएगा, और आपका सिस्टम भी डैमेज नहीं होगा। मतलब आप कुछ भी, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो कर रहे हो वो, और गलत हो गया तो क्या? मतलब अगर आप सोचो कि आप कार बना रहे हो एक्सपेरिमेंट के लिए, और फाइनली आपने कुछ उसमें 90% बिल्ड होने के बाद कुछ गड़बड़ कर दी, पीछे आ सकते हो क्या तुम? नहीं। वो ख़त्म ना वो प्रोजेक्ट। मतलब मे बी देयर माइट बी सम रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, बट आईटी में तो ऐसा नहीं है ना। अगर तुमने 100 लाइन का कोड लिखा, 99 लाइन पे आके अगर तुमने कुछ गलत कर दिया, यू कैन स्टिल गो बैक एंड करेक्ट इट। सो देर इज़, इफ़ देर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व, देन वाई नॉट टू एक्सपेरिमेंट? मेरा क्वेश्चन वही है। और तुम 1-2 साल, 1-2-3 साल, चौथा साल तो छोड़ दो, चौथे साल में तो कुछ होता नहीं है, 1-2-3 ईयर्स ही सब मेन होता है। अगर तुम उसमें ये 3 साल के पीरियड में अगर आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या मतलब? आप मतलब कॉलेज में तो जाके पढ़ना होता ही नहीं है, वहाँ से कुछ मीनिंगफुल फ्रूटफुल तो मिल रहा नहीं है, और आप लोग खुद के लेवल से भी आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर आई रहे। थिंक वो एक डायलॉग है ना, रिस्क है तो रिस्क है, वो यहाँ पे आईटी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे से वो बैठ जाता है यहाँ पे। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, डॉक्यूमेंटेशन या ट्यूटोरियल? डॉक्यूमेंटेशन, देखो, अगर लेट्स से कि अगर 3 साल का बच्चा है, उसको प्ले ग्रुप में एडमिशन करवा रहे हो, तो आप उसको बोलोगे कि ये वाक्या है, या जो भी अपने स्पेलिंग्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका स्ट्रक्चरल है, ये इनका ग्रामर है, आप पढ़ लो। पढ़ पाएगा वो? नया नया है वो ना दुनिया में, तो उसको ट्यूटोरियल देना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ न्यू इन प्रोग्रामिंग, यू हैव टू फॉलो सम ट्यूटोरियल। आप मे बी आप इतने बुद्धिमान हो गए कि आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के कर लेते हो, पर मैं तो नहीं था, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैंने ट्यूटोरियल्स फॉलो किए, कॉपी करके वही प्रोजेक्ट दिखा दिया हूँ, बट आई न्यू वॉट आई वॉज डूइंग। एटलीस्ट 100% नहीं सही तो 80-70% तो मैं श्योर था कि मैं जो बना रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूँ, भले ही कॉपी करके बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉपी करने का भी एक स्टाइल होता है। इफ़ यू आर कॉपिंग फॉर लर्निंग, ठीक है, तो आप लाइन बाय लाइन कॉपी करो, खुद से लिखो। डायरेक्ट पूरा कोड उठा के आप कॉपी मत कर दो, बस आपको कोड चला के दिखाना है प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा नहीं करना है। सो या, इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप कॉलेज फेज में हो, बिंदास आप ट्यूटोरियल फॉलो करो, ओके। और अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, देन इफ़ यू आर फॉलोइंग ट्यूटोरियल, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि क्या हो जाता है ना, डॉक्यूमेंटेशन में ना कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शनल चीज़ें मेंशन्ड होती है जो आपको फॉलो करना चाहिए। वो ट्यूटोरियल में मे बी शायद वो सिर्फ लर्निंग के हिसाब से बताता रहेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो वो क्या होगा, आप वो तो सीख तो लोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे, आपका सिस्टम चल जाएगा, बट आपको कभी ख्याल आएगा अरे ये एज केस रह गया, और पता चला वो डॉक्यूमेंटेशन में वो एज केस हैंडल करने के लिए कुछ लिखा था। तो वो आप जब तक आप बिगिनर फेज में हो, बिंदास ट्यूटोरियल फॉलो करो, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहो। बट आप अगर इंडस्ट्री में जा रहे हो, स्टिल यू कैन फॉलो ट्यूटोरियल, बट आप रिवर्स कर दो। वहाँ पे ट्यूटोरियल ज़्यादा फॉलो करते, डॉक्यूमेंटेशन कब, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा फॉलो करो, ट्यूटोरियल कम। एक मैं बोल सकता हूँ मेरे फ्रेंड्स का भी माइंडसेट है,
सॉरी अगर आप नाम नहीं ले रहा बट आपको पता है अगर आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि दे हैव माइंडसेट कि यार फाइनल ईयर में भी प्लेसमेंट चालू है, पहले लाइक अगर कोई एनआईसी आ रहा है नहीं आना है ये इसमें ऐसा कुछ रखा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, एंड स्टार्टअप्स आ रहे हैं लाइक ठीक है स्टार्टअप्स में जाओ। अकॉर्डिंग टू आपको सिंस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, लोगों को एज अ फ्रेशर शुड दे गो इन स्टार्टअप्स और एमएनसीज, लाइक उसमें डिफरेंस क्या है इफ आई गो टू एमएनसी एंड इफ आई गो टू स्टार्टअप्स? सो डिफरेंस की पहले बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द मनी कि एमएनसी में होगा थोड़ा ज़्यादा बट स्टार्टअप्स में इनिशियली यू गेट लो सैलरी, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या डिफरेंस? स्टार्टअप्स में लो सैलरी मिलता है। मतलब जहाँ पे हमारे कंपनीज आ रहे हैं दे आर बेसिकली स्टार्टअप्स एंड दे आर अराउंड दे स्टार्ट देयर पैकेजेस फ्रॉम 3.5 whereas जितने एमएनसी का देखा है दे स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 6.5 ऐसा। देखो पैकेज वाला डिबेट ना आई गेस थोड़ा अलग हो जाता है बिकॉज पहले कैसा होता था ना, देर यूज टू बी कैटेगरीज कि ये प्रोडक्ट कंपनी की कैटेगरी आ रही है तो ज़्यादा पैकेज देगा, सर्विस बेस्ड आ रही है तो कम पैकेज देगा, विच इज़ एम एन जीज एंड नथिंग। बट कैसा हो जाता है ना, लास्ट फ्रॉम 1 or 2 years आई एम नोटिसिंग नॉट डिफरेंस इन पैटर्न बिकॉज सर्विस कंपनीज हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि उनको भी थोड़ा पैकेज बढ़ाना पड़ेगा, but they have different setup for that. They do some hackathons, they do some competitions, and via that competitions they hire and they give 7 or 8 lakhs का package, not 3.5. 3.5 is for mass recruiting. आप किधर भी जाओ 100 लोग को हायर करना है, 50 लोग को हायर करना है, वहाँ पे 3.5 4 lakhs का ही पैकेज मिलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड स्टार्टअप कंपनीज का भी जो पैकेज है इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टअप, उनको कितना फंडिंग मिला है। बिकॉज कैसा रहता है कि इफ़ द स्टार्टअप इज़ वेरी रैपिडली ग्रोइंग, उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, दे वॉन्ट टू मेक देयर प्रोडक्ट वेरी गुड, वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं साइड बाई साइड, तो वो ज़्यादा हायर करेंगे और ज़्यादा हायर करने के थोड़ा लिक्विडेटिव ऑफर्स भी देते हैं, तो मे बी वो उनका हो सकता है। बट एनीवेज अगर किसी का फंडिंग कम हो गया तो शायद वो ले ऑफ भी कर दे या फिर जिनको हायर करना है उनका पैकेज कम ऑफर करे। तो पैकेज वाला बहुत सिलेक्टिव चीज़ होती है। ओके, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ओके, बट देयर इज़ सम मार्केट स्टैंडर्ड जो आप कभी भी कहीं भी गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो, वो रेंज में अगर आपको मिल रहा है देन इट इज़ अ गुड ऑफर, ऐसा हो सकता है। ओके, एंड बैक टू योर क्वेश्चन कि इफ वेदर टू चूज़ MNC और वेदर टू चूज़ अ स्टार्टअप, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट और मैटर ऑफ चॉइस। तो देखो MNCs कैसा रहता है ना कि वो इतने साल से चल रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें डिफाइंड है। ओके, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एंड सिंस इतने साल से उनको एक्सपीरियंस है ना चीज़ें हैंडल करने का, तो उनको आप वेल मैनेज्ड हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्टार्टअप्स कैसे होते हैं कि वो तो अभी चालू किए, उनको तो ये भी सीखना है कि प्रोडक्ट के बनाने के साथ साथ उनको ये भी सीखना है कि कंपनी कैसे मैनेज करें। ओके, इफ़ दे आर हायरिंग 100 people और इफ़ दे आर हायरिंग 1000 people, देन दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल ऑल दिस पीपल। तो उसमें क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डगमगा सकती हैं, मतलब कभी आपको ज़्यादा काम मिल जाएगा, कभी आपको कम काम मिल जाएगा, बिकॉज एवरीवन इज़ लर्निंग देयर। तो वो एक फैक्टर होता है। तो ज़रूरी नहीं कि स्टार्टअप ज्वाइन करोगे आपको ज़्यादा काम मिले, बट मोस्टली मिल सकता है आपको। MNCs में थोड़ा रिलैक्सड होता है तो इसलिए पैकेज भी कम है, वो एक आप डिफरेंस नोटिस करो। ओके, आई थिंक एक थोड़ा रॉ कन्वर्सेशन करते हैं जो कि हार्श रियलिटी के बारे में। लाइक मैंने एक रिसेंटली एक रील मैंने देखा था, लाइक आपने जैसे एमएनसी के बारे में बताया कि जो मास रिक्रूटर्स, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ द कंपनीज, बट मास रिक्रूटर है 3.5 का पैकेज देते हैं, बट द पैकेज दैट दे आर गिविंग एंड वो आपसे मतलब ये रियलिटी है, इफ आई मे बी रॉन्ग और राइट, आप मुझे बताइए कि आपसे 3.5 का काम करवा लेंगे, बट एक्चुअली जो उनको काम सॉरी आपको 3.5 का पैकेज दे रहे हैं एंड आपसे वो काम 20-35 लाख तक का पूरा काम करवा दे रहे हैं। इज दैट द रियलिटी? देखो मैं कभी पर्दे के पीछे तो काम नहीं किया, आई एम नॉट येट एट द टॉप मैनेजमेंट, सो आई डोंट नो द डाइसेक्शन ऑफ द अमाउंट कि कौन कितना कमा रहा है, कौन, बट देर इज़ अ जनरल फिगर कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो उससे कंपनी 8 to 10 times कमाती है। ओके, तभी तो। बट आप ये चीज़ समझो कि ये डिबेट वही हो जाता है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ पेंसिल मेकिंग फैक्ट्री, तो आपके पास वो एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरे मालिक के पास 1000 करोड़ है, ठीक है, मेरे को तो देता है 10,000 महीने का, पर ये तो समझो ना कि वो फैक्ट्री मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री खड़ा करने के लिए उसने कितना अमाउंट किया है, और फिर क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लोगों का इंश्योरेंस करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बेनिफिट्स मिलते हैं। सो तेरे से अगर इफ़ समवन इज़ गिविंग मी 3.5 lakhs एंड मेरे से वो 30 lakhs कमा रहा है, तो वो
30 माइनस 3.5 का प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, या ही इज़ अर्निंग प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट कमाने ही बैठे लोग, पर इतना तो नहीं डिफरेंस होगा. सो ही माइट बी अर्निंग 10 lakhs 5 lakhs ऐसा होगा, बिकॉज उसको और भी चीज़ें मैनेज करनी है. देर इज़ अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, हाँ ये थोड़ा अनजस्टिफाइड भी हो सकता है, क्योंकि कई बार कैसा हो सकता है कि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. मे बी कोई अगर किसी को बहुत कम, किसी एम्प्लॉय को बहुत कम पैसा मिलता रहेगा, लेकिन मे बी और उसका एम्प्लॉयर जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाता रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लॉइटेशन में मान सकता हूँ, एग्री कर सकता हूँ. पर ये जो चीज़ें हैं कि ये बोलना है कि कंपनी अगर 10 टाइम्स कमा रही है तो तुम ही मैनेज कर लो ना, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग. फिर वो देखो कि तुमको वन मैन आर्मी जब बनोगे कि ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है तुमको, टाइमलाइन पूरा ड्राफ्ट करना है आपको, फिर आपको टेस्टिंग करना है प्रोडक्ट बनने के बाद, यूज़र टेस्टिंग करना है. वो सारी चीज़ें करने के लिए ना आपको एक आर्मी बिठानी पड़ती है. अगर आप छोटा मोटा प्रोडक्ट हो फ्रीलांसिंग में तो कर लोगे, लेकिन जब लार्ज स्केल है जहाँ पे 10 lakhs यूज़र है, जहाँ पे इवन 1 lakh यूज़र्स हो, तो उनका भी डेटा पूरा अच्छे से सब करने के लिए लोग लगेंगे. ओके, अभी के टाइम पे फिर एक ही अगर आप टेक स्टैक पे काम करो आफ्टर स्पेसिफिकली आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड, जब अभी रिसेशन स्टार्ट हुआ है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि लाइक एक ही चीज पे लोग को फोकस करना चाहिए, या दे शुड हैव अ सेकेंडरी ओपिनियन, नहीं बोल सकते बट सेकेंडरी लैंग्वेज जैसा कुछ? ओके, तो इस चीज़ का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि लोगों के पास जनरलाइज्ड स्किल्स होने चाहिए. इट्स नॉट द टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन. और बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर कि वैसा, और बुक्स भी हैं कि अगर आप 90s में जाओगे, 2000 के एराज में जाओगे, 2000 प्रीवियस, तो वहाँ पे कैसा होता था कि पीपल यूज्ड टू से बिकम अ स्पेशलाइज पर्सन. आप स्पेशलाइज हो तो आपका नाम बहुत ज़्यादा होगा, आपको लोग बुलाएंगे. पर आज के ज़माने में कैसा है कि फॉर अ जनरलाइज्ड, क्योंकि अगर देखो आप सब सपोज़ करो कि आप एक छोटे कंपनी में हो जहाँ पे 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं. ओके, और आपने एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना दिया है. अब फुल स्टैक प्रोजेक्ट जब आपने बनाया तो उसमें आप डेवऑप्स का भी काम करना पड़ेगा आपको. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप फुल स्टैक हो, मे बी छोटा काम रहेगा डेवऑप्स का, कुछ मैनेज करना है तो आपको उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा. देन यू नीड टू लर्न वो डेवऑप्स, बेसिक्स आना चाहिए उसका, फिर वो आप कर लोगे वो चीज़. तो ये सारी चीज़ें होती. तो राइट नाउ या इट इज़ गुड टू हैव वन प्राइमरी स्किल, बट आई वुड सजेस्ट हैव सम क्रॉस फंक्शनल स्किल्स मे बी. क्योंकि अभी कैसा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले मैं मतलब अभी भी प्रॉपरली बैक एंड डेवलपर हूँ, इवन फुल स्टैक में भी तुम लोग ले सकते हो मुझे, बट राइट नाउ आई एम राइटिंग SDKs ऑफ मोबाइल. सो वो एक चीज़ होती है. तो मैं मतलब मैं बस तुम्हें मोबाइल डेवलपमेंट नहीं कर रहा, स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. मैं अभी भी क्या बोलते कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ लॉजिक लेवल पे. ओके, तो मेरे क्रॉस फंक्शनल स्किल्स हो गए. इसके पहले भी मेरे पास क्रॉस फंक्शनल स्किल थे मशीन लर्निंग में, बिकॉज थोड़ा बहुत AI वगैरह के साथ डील करना था, तो मैंने किया वो चीज़. तो ऐसा, और कोई मुझे अगर रात में नींद में उठ के भी बोलेगा कि बैकएंड का काम करना, मैं कर दूंगा. आई हैव दैट मच एक्सपर्टीज राइट नाउ, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद. बट अगर कोई ये बोलेगा कि डीप लर्निंग करना है, मशीन लर्निंग करना है या मोबाइल ऐप करना है, मतलब कर लूँगा, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा है. तो या सो आई वुड सजेस्ट कि हैव सम क्रॉस फंक्शनल स्किल्स. इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे. ओके, बात करते हैं अभी एक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी बोल सकते हैं, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव भी है कि कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, दे आर मोस्टली फोकस ऑन कि यार हाँ तुम सिलेबस कंप्लीट करो. वो जो सिलेबस के पीछे बात है, मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू अपडेट द सिलेबस. एंड क्योंकि देखना जाए तो मेरा एक्सपीरियंस ही बताऊं, हम जब आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में था, देयर वाज समथिंग अबाउट माइक्रो प्रोसेसर का एक सब्जेक्ट का CO है. तो एंड वहाँ पे 8085 वी वर लर्निंग अबाउट 8085 एंड पूरा टेक्निक क्या होता है, कैसे पिन्स होते हैं. एंड नाउ इज द टाइम जहाँ पे जैसे एप्पल का M16 का जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है. सो जो कॉलेजेस है दे आर मोस्टली फोकस ऑन चलो तुम पहले वाला पढ़ो, पहले वाला ही कंप्लीट करते जाओ एंड देन आगे का आना. एंड ऑल्सो द प्रोजेक्ट्स जो उनके अंडर लाते हैं लाइक जावा में एंड पाइथन में, तो दे गिव अस अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट ऑप्शंस. या लैब मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, या फिर फूड डिलीवरी ऐप बनाओ. लाइक दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कि हाँ तुम कुछ अपनी तरफ से नया इनपुट्स लाओ. तो आपको क्या लगता है कि ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स लाना जरूरी है, और जो
जो ट्रेडिशनली कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स देते हैं वो करना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ तो दोनों जगह पे होने वाला है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स कॉलेज से मिल रहे हैं देयर यू विल गेट टू लर्न कि हाँ ये जावा जावा में फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट तो जावा में ये काम होता है, बट वही जगह पे जो आप खुद से रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो दैट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, बट उसमें आप कुछ एडिशनली सीखने मिलेगा। ओके तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन में। एक तो था कि सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, फिर पुराना पढ़ाते हैं, लेटेस्ट पे नहीं आते हैं। ओके तो ये दो चीज़ पहले फेस करते हैं, देन यू रिमाइंड मी द क्वेश्चंस। तो देखो सिलेबस कंप्लीट करवाने का ना उसके मतलब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, वो लोग क्या फॉलो करते हैं उसके ऊपर रहता है। तो इफ़ यू से कि सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट द वे दे आर डूइंग इट आई थिंक थोड़ा उसमें चेंज आना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी आना चाहिए, थियोरेटिकली थोड़ा कम होना चाहिए। ओके तो कैसा हो सकता है कि इफ़ अगर हमको कुछ चीज़ सीखना है, जैसे COA का बोला, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यही है ना सब्जेक्ट। सो ये सब्जेक्ट में कैसा होता है कि आपको वो एक बेसिकली एक CPU कैसे बन रहा है या माइक्रोचिप कैसे बन रहा है वो पूरा सिखाया जाता है। तो बस आर्किटेक्चर एंड ऑल दोस थिंग, ट्रांजिस्टर एंड जो दुनिया भर का एंड और लॉजिक सीखा, फाइनली उसी में तो जाके लगता है। ठीक है, तो तुमने एंड और सीख लिया, बट कहाँ पे कोर अप्लाई हो रहा है तो वो किसी को पता नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट ये तो इन्फॉर्मेटिव हो जाता है ना कि आपको इतना रियलाइज़ है। टेक्निकली तो यूज़ करने वाले हो नहीं कि आप तो कोड लिख रहे हो, ट्रांजिस्टर है या नहीं है उससे क्या लेना देना आपका, वो कैसे काम कर रहा है उससे आपको क्या लेना देना। बट इट्स गुड टू हैव नॉलेज। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एप्पल का आईफोन में जो चिप आया है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, उसमें 19 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है। 19 बिलियन इतने छोटे से CPU में, जस्ट इमेजिन। तो अब वो आपको पता है ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, तो यू जस्ट इट्स गुड फॉर ह्यूमन माइंड हेल्थ। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स बैड नहीं होते, सारे सब्जेक्ट्स करना चाहिए, आई बिलीव दैट। एंड आप वेट करो ना, आप खुद का वेटेज लो। देखो आपको पास होने से मतलब या एक सर्टेन गुड स्कोर मेंटेन होने से मतलब, ठीक है। इफ़ यू से कि मुझे कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, लर्न द बेसिक्स, लर्न द फंडामेंटल्स, जो आपको एक पर्पसफुली कभी भी इंफॉर्मेटिव लगेगा, और बाकी आप सॉफ्टवेयर साइड पे फोकस करो। ओके तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड मत रहो, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस कंप्लीट करना है उनको करने दो। ठीक है, यू वेट योर कैलकुलेशन, यू डू योर कैलकुलेशंस एंड आप उस तरीके से फोकस करो। एंड अनदर क्वेश्चन वाज, दूसरा क्वेश्चन था कि लाइक ट्रेडिशनल जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कॉलेज में वही करना चाहिए या खुद से अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स करना चाहिए? सो अगेन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। फिर से बात घूम फिर के वही आ जाती है कि एज अ ह्यूमन व्हाट यू वांट टू डू। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कितना करोगे यार, कितना इनोवेट करोगे। देखो हज़ारों आइडियाज़ तो सबके दिमाग में आते हैं, बट हु हैज़ द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट और हु हैज़ द कैपेबिलिटी टू इनोवेट, बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर आप खुद को आंक लो कि आपको लगता है कि मुझे लैब प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे लिए कुछ नहीं है, आई नो द वेरी बेसिक्स, आई नो फंडामेंटल्स, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, तो और मुझे कुछ इनोवेट करना है एंड आई हैव सर्टेन आइडिया इन माई माइंड, तो करो ना, बिंदास करो। अगेन देर इज़ नो रिस्क, राइट, तो करो ना। वो एक चीज़ हो जाता है। तो वो कर ना वो एक चीज़ हो जाता है। और दूसरा अगर आप स्टिल कन्फ्यूज्ड हो कि और आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे एंड यू आर स्टिल डाउटफुल अबाउट योर एग्जीक्यूशन, देन डू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। आई नो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स का ज़माना चला गया है, ये 10 साल पहले होता था, 10-15 साल पहले होता था कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना दिया, एडमिशन मैनेजमेंट बना दिया। क्या होता है, क्रड ऑपरेशन ही होते हैं ना, एडमिन, यूज़र, स्टूडेंट का रोल बना दिया, बस खत्म, यही होता था ना। तो हाँ, बट उसमें कैसा रहता है ना कि ये तो पुराने आइडियाज़ थे, बट लर्निंग कर्व तो वही है ना। आपको एट द एंड वही बेसिक्स ही बनाना है, वही APIs बनाने हैं, वही फ्रंट एंड बनाना है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ बिगनर, देन डू दोज प्रोजेक्ट। बट आप उनको ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मत रखो, बिकॉज उनका ज़माना चला गया है। आप यू ट्राई टू इनोवेट एंड स्टिल इफ़ यू आर फेलिंग टू इनोवेट, ज़रूरी नहीं कि सब कोई बॉर्न इनोवेट करने के लिए हुआ हो। ठीक है, यू कैन डू नॉर्मल प्रोजेक्ट्स, कोई हार्म नहीं है, यू विल हैव द स्किल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। सो कॉलेज के बारे में बात ही करें तो और एक क्वेश्चन मेरा कि अभी कॉलेज 75% अटेंडेंस रखता है, 50% अटेंडेंस रखता है। जैसे अभी बिट्स का है कि नो अटेंडेंस या जीरो अटेंडेंस पॉलिसी, जो आखिर में जाके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करते हैं। तो आपका क्या व्यू है कि हर एक कॉलेज ये चीज रखना चाहिए?
Okay, so there are two sides of a coin. इफ़ यू रिमेंबर अश्नीर ग्रोवर का कोई तो एक इंटरव्यू है जिसमें यही अटेंडेंस के ऊपर ही बात हुआ था. तो अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक टू द प्रीवियस थिंग विच आई मैंशन कि आप उतने इनोवेटिव हो क्या. 100 लोग अगर क्लास में हैं, आर दे ऑल इनोवेटिव, आर दे ऑल गोइंग टू ब्रेक द वर्ल्ड. ओके, वो कुछ एकदम बड़ा कुछ करने वाले, इफ दैट इज़ दैट, तो ठीक है अटेंडेंस निकाल दो. लेकिन जब तुमको तुम्हारा एक कंफ्यूज्ड माइंडेड हो, तुम्हारा कुछ ओरिएंटेशन डिसाइडेड ही नहीं कि आगे कैसे क्या करना है, देन तो अटेंडेंस ही लगा दो ना. एटलीस्ट जाओ क्लास में बैठो, एटलीस्ट वो चीज़ मतलब 5% भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो इट माइट बी यूजफुल समवेयर. मे बी तुम्हारे वो पास होने के काम आ जाएगा. एटलीस्ट एक बैकलॉग नहीं मिलेगा. समझ रहे हो, यू डोंट नो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में. 4 बैकलॉग लेके मिलके बैठ गया तो क्या फिर. तो इससे अच्छा है कि जाके बैठो, अटेंडेंस लगाओ. एटलीस्ट ये भी हो जाएगा कि तुमको अटेंडेंस वाला टेंशन नहीं रहेगा. ठीक है, हाँ, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं फाड़ सकता हूँ, मेरे को इनोवेशन करना आता है, मुझे कोडिंग करना आता है, एंड चलेगा अटेंडेंस का मैं देख लूँगा, मैं टीचर्स लोग को कन्विंस कर लूँगा, बता दूंगा मैंने ये प्रोजेक्ट्स किया वो किया है. तो आई थिंक वो आप कर सकते हो. फिर उसके लिए फिर इफ़ यू थिंक कि हाँ मेरे को कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, देन प्लीज़ गो हैड. और अभी ये एक और इसका एक और फेस है ये सिचुएशन का, यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से और कॉलेजेस के तरफ से. ये तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि 2 चीज़ें हैं. तुमसे अगर कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट अटेंडेंस लगा सकते हो, और तुम इतना पोटेंशियल रखते हो तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. थर्ड फेस इज़ दैट कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का क्या रूल है विद रिस्पेक्ट टू 75% अटेंडेंस. ठीक है, अच्छा रूल है, बट आई थिंक रिड्यूस करना चाहिए, 50% करना चाहिए मेरा हिसाब से. बिकॉज लोग बोलेंगे कि हमेशा के लिए निकाल दो. आई थिंक वो कॉलेज का फिर एक्सपोजर ही अलग होगा. लाइक यू मैंशन बीट्स, सब कॉलेजेस बीट्स जैसे नहीं होते. लेट्स फेस द रियलिटी, नॉट एवरी वन विल स्कोर फॉर बीट्स. ओके, बट सबको इंजीनियर बनना है, ये है. ठीक है, ये समझ लो अपने इंडियन सिचुएशन के हिसाब से ये है. तो नॉट एवरी वन विल गो टू दैट कॉलेजेस, दोज टॉप लेवल कॉलेजेस, बट सब लोग एक अच्छे Tier 1 या Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस में जाएंगे. ओके, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं. लेट्स गिव सम फ्रीडम टू स्टूडेंट्स. ओके, उनको बोलो कि उनको और ऑप्शंस दो कि तुम अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो हम तुमको यहाँ अटेंडेंस 75% रखो, बट माफ़ कर देंगे तुम्हारा अटेंडेंस, वो चीज़ें वेव कर देंगे. ये सारी चीज़ें उनको क्लॉजेज लेके आनी चाहिए. तो इसमें क्या रहेगा ना, स्टूडेंट को भी लगेगा कि फ्री हैंड है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग. मे बी कोई आर्टिस्ट बनना चाहता हो, मे बी कोई एक्टर या कुछ भी डांसर वगैरह, उसको प्रैक्टिस करने के लिए समय चाहिए होता है. सो इफ़ दे आर एबल टू प्रोड्यूस दैट रिजल्ट्स इन दोज पर्टिकुलर फील्ड, तो कॉलेजेस को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए. एंड आई थिंक अभी भी अनऑफिशियली टीचर्स इतने अच्छे होते हैं, कुछ टीचर्स, कि वो रिलैक्सेशन दे देते, दे समहाउ मैनेज द अटेंडेंस. बट आई थिंक ये थोड़ा ऑफिशियल लेवल पे आना चाहिए कि कॉलेजेस की तरफ से कि हाँ तुम ये सारे, हम लोग ने तुम्हारे लिए ये सारे क्लॉजेस एस्टेब्लिश करके रखे हैं, तुम क्रिएटिव हो तो तुमको इतना अटेंडेंस हम वेव कर सकते हैं, तुम इनोवेटिव कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तुमको इतना. तो इसमें क्या रहता है, स्टूडेंट्स भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे, उनको असाइनमेंट का भार नहीं रहेगा, उनको अटेंडेंस का भार नहीं रहेगा. ऐसा. यस, ये बराबर है. बट अभी अभी क्या है कॉलेज का सीन कि जब हम लोग एक्टिविटीज लेते हैं या कुछ भी रीजन देके हम लोग छुट्टी लेते हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि लाइक तुम लोग ने अटेंडेंस नहीं किया, तुम लोग डिफॉल्टर हो, तो अभी तुम लोग को इतने बार ये असाइनमेंट लेके आना पड़ता है. ट्राई टू कन्विंस. इसमें भी 75% अटेंडेंस के लिए भी मानना पड़ता है. मैम दे दो ये कर रहे हो वो कर रहे हो. लकीली थैंक्स टू माय टीचर्स, कोडिंग अड्डा का उनकी वजह से मतलब बहुत सपोर्ट आया. लकी टू मी, मेरे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे इशू नहीं आया. बट बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं बिहार हु आर इन द डिफॉल्टर्स, उनका मतलब हो जाता है कि नहीं 75% बैठना ही है, आप कैसे भी कंप्लीट करना. हाँ, तो मज़े करने के लिए निकल रहे तो कहीं ना कहीं तो भरना पड़ेगा ना. तुम इन्जॉय भी करोगे तो कहीं ना कहीं यू हैव टू गेट दैट पर्टिकुलर, वो इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा ना. तो हाँ, बट यू वॉट एवर यू आर सेइंग कि तुम कोडिंग अड्डा में कर रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग दिस मच आउटकम हियर, तो स्टूडेंट्स में भी टीचर्स में भी अनऑफिशियली आपको थोड़ा ग्रांट देते हैं. वो एक चीज़ें होती हैं. जैसे हम लोग अभी इंजीनियर बनने का बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सो आपके हिसाब से हमको ऑन कैंपस करना चाहिए कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? अभी की सिचुएशन में जो मिले वो ले लो. या देखो तुम, सो 23-24 बैच का मैं एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ. ऐसा है कि स्टूडेंट्स अच्छे होंगे या स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होंगे ये मैं नहीं जानता, बट जितने भी हायरिंग आ रहे हैं अभी,
ऑल द हायरिंग्स आर फॉर 25, 26, 24, सॉरी 24 के भी कम है, 25, 26 के हायरिंग। मैं बोला 23, 24 का क्या होगा? मैं कुछ ग्रुप्स एंड चैनल्स को फॉलो कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी जो पोस्ट देखता हूँ, एवरीवन इज़ हायरिंग फॉर 25 एंड 26 वाले बैच को, 23, 24 का क्या? एंड मैं भी कुछ स्टूडेंट से मिलता जुलता हूँ, तो मैं एक चैलेंज फेस कर रहा हूँ कि उनका भी प्लेसमेंट्स नहीं हो रहा है, एंड दिस इज़ ट्रू, बिकॉज हम भी जब कंपनी से बात करते हैं तो एक पोकर फेस वाला रिस्पॉन्स आता है या फिर रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। तो आई थिंक विद द करंट सिचुएशन इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ग्रैब वॉट एवर यू कैन एंड ट्राई हार्डर, बस यही कर सकते हो। आई थिंक वो एक विकी कौशल का है ना, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा, ये 2 साल लगेगा दुख खत्म होने के, तुम जो मिल जाए वो रख दो भाई, एंड लोगों को वो भी नहीं मिल रहा। आई थिंक इसका रूट कॉज ये है कि तुम लोग का बैच कोरोना में स्टार्ट हुआ था। उससे हमारी गलती थोड़ी है पर हाँ, बट वो कंपनी भी तो नहीं समझ रही ना, तो चीज़ें होती है। सो जैसे इंडस्ट्री है अभी, सो अभी जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई भी फ्रेशर इंडस्ट्री में जाता है, एक ऐसा एक डर रहता है कि यार इंडस्ट्री मेरा वैल्यू एक्सेप्ट करे या इंडस्ट्री के पेस में मेंटेन कर पाऊंगा क्या। सो इस पे क्या लगेगा? वैल्यू से क्या मतलब है? वैल्यू पेस बोलना था, लाइक मेरे पास इतना स्किल है इंडस्ट्री में, अब मेरे को नहीं मालूम इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए। सो एक ऐसा डर रहता है कि यार मेरे पास इतने स्किल्स हैं, मैं इंडस्ट्री का पेस मैच कर पाऊंगा क्या, ऐसा। तो इफ़ यू आर गोइंग इन अ गुड IT कंपनी, तुमको कभी ये टेंशन आएगा ही नहीं। सो IT कंपनीज आर सो गुड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। पॉलिटिक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर जगह होता है, सो बाय नेचुरल ऑफ एनी कॉरपोरेट। पर जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है IT कंपनीज का, और जो पीयर्स से जो रिलेशन होता है, वो इतना अच्छा होता है ना। अभी मैं जहाँ पे भी काम किया हूँ, देर इज़ नो हायरार्की। मेरे से 10 साल सीनियर जो है वो भी नाम से बुलाता है, मैं भी उसको नाम से बुलाता हूँ, एंड इतना फ्रेंडली होके एक दूसरे से बात करते, काम को भी लेके, आउट ऑफ द वर्क को भी लेके। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू वर्क। IT फील्ड जो होते हैं ना, IT फील्ड्स आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। ये चीज़ के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। और होता क्या है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर वगैरह में जाओ या कहीं पे भी जाओ, नो ऑफेंस टू एनीवन, पर कैसा होता है कि सर बोलना पड़ता है, कोई चीज़ के लिए वो डालना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे प्रेशर भी अलग चीज़ हो, प्रेशर भी अलग अलग होता है, बट यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो विथ रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन, तुम्हारा अगर अच्छा IT कंपनी, ऑन बोर्डिंग विल बी स्मूथ, तुमको 1-2 महीने तक कोई हैवी टास्क नहीं मिलेंगे, तुम्हारा इंटरनल ट्रेनिंग ही होगा, और सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा। सब इंडस्ट्री वाले बात कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन दूसरा। सो इंडस्ट्री क्या प्रेफर करती है, स्किल की मार्क्स? स्किल्स एनी टाइम। आपने गूगल का रिपोर्ट पढ़ो, उसमें 40% एम्प्लॉयज़ विदाउट डिग्री है। देखो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को क्या चाहिए? प्रॉपर प्रोग्रामर, राइट, प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो आप 12वीं का बच्चा भी अगर उसको कोडिंग कर ले रहा है और सॉफ्टवेयर बनाना आ जा रहा है, तो उसको हायर कर लेंगे लोग। आपको चलो एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। फन क्वेश्चन। बैकएंड डेवलपर हो आप, आपको अगर चांस मिले वापस कॉलेज में जाने का, तो आप क्या, मतलब चलो आपने तो जैसे बताया कि आपको राइट इन द 5th सेमेस्टर आपको पता चला चलो मुझे से प्यार हो गया, अगर प्यार पहले करना हो, पता होता है कि पहले प्यार करना है, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज जर्नी या डेवलपमेंट जर्नी? if I was aware about all the parameters, then how would I would मैंने कैसे काम किया रहता है। ओके, तो देखो, फाड़ देता मैं, ये तो फॉर श्योर है कि जितना अभी भी हूँ उससे थोड़ा आगे होता, बिकॉज वो चीज़ें अगर पता रहती तो मैं पहले ही सीख लेता, उतने मिस्टेक्स नहीं होते, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या करता कि अगर इफ़ आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, मैं दोनों भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो मैं फोकस करता हूँ बेसिक्स पे। आई वुड लर्न अबाउट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये कोई भी फुल स्टैक का वेरी बेसिक होता है, इफ़ वेब डेवलपमेंट है तो उसमें मैं वो पूरी चीज़ें अच्छे से सीखता, 3-4 महीना 6 महीना आराम से उसको पूरा सीखता। फिर आता बैकएंड के साइड पे, और मैं ये Node.js सीखता अच्छे से, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एक्सप्रेस सीखता, फ्रेमवर्क सीखता, और लैंग्वेज वाइज पूरा क्लियर करके लिखता लैंग्वेज में क्या है, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ फ्रेमवर्क के भरोसे नहीं रह सकते, मेरे को फ्रेमवर्क आता मैं कर लूँगा, लेकिन जब आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन ही अच्छे से नहीं आता रहेगा तो फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करोगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और कोई एक अच्छे से डेटाबेस सीखता, मतलब चीज़ें वही है बट अच्छे से करता, यही डिफरेंस आ जाता और कुछ नहीं। हाँ, और एक चीज़ है कि ये मैं थोड़ा मतलब बोलना चाहूँगा कि आई थिंक थोड़ा जावा करता मैं। द रीज़न इज़ दैट कि
दो जावास्क्रिप्ट इज़ इन ट्रेंड, बट फिनटेक में जावा को कोई नहीं डिफीट कर सकता। एंड जितने भी फिनटेक इंडस्ट्री दे आर रियली पेइंग गुड, एंड उनमें जावा बहुत तगड़ा यूज़ होता है, बिकॉज वो पूरा अलग ही आर्किटेक्चर है वहाँ की सिचुएशन में। सो इफ़ समवन इज स्टार्टिंग नाउ, जिसको फिनटेक में इंटरेस्ट रखता है, जो बैंकिंग सेक्टर्स में इंटरेस्ट रखता है, दे कैन गो विद जावा और पाइथन। जावास्क्रिप्ट अगर आप कर रहे हो तो आप मीडिया इंडस्ट्री में ही जाओगे या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाओगे, वैसा हो जाता है। तो देर इज़ नो हार्म, Node.js इज़ गुड, इक्वली जावा इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है। फिनटेक है तो ऑब्वियसली थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है। हम जब पॉडकास्ट स्टार्ट करें तो उससे पहले आपने बोला था कुछ 4 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बताना चाहोगे कौन से 4 स्किल? चार स्किल्स नहीं, जो आप बोल चार रहे थे। स्किल्स नहीं है। सो देर इज़ वन फेमस सॉन्ग विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, रिमेंबर द नेम बाय फोर्ट माइनर। सो उसमें माइक, इफ़ यू गाइज नो लिंकिन पार्क का जो मेन रैपर है माइक शिनोडा, उसका ही ये अलग बैंड है फोर्ट माइनर। तो एक बहुत फेमस सॉन्ग है एंड एवरी वन नोज अबाउट दैट सॉन्ग, बट नो वन रिमेंबर्स द नेम ऑफ दैट सिंगर, ऐसा हो गया है। तो उसका स्टार्टिंग लाइन कैसा है कि दिस इज़ 10% लक, फिर 20% स्किल्स, 15% पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड विल एंड 5% प्लेजर, 50% पेन। अगर ये चीज़ आप बैक एंड डेवलपर के टर्म्स में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टर्म्स में अंडरस्टैंड करने जाओगे, 30% इज कोडिंग स्किल्स, ठीक है। अगला 20-30% आप समझ लो डीबगिंग स्किल्स। जितना आप कोड लिख रहे हो उतना आपको कोड में उसको ऑप्टिमाइज़ करने आना चाहिए, एंड दैट्स वाई आपको डीबगिंग स्किल्स आने चाहिए। 15% रोना निकाल दो, बिकॉज आप रोओगे, बहुत जम के रोओगे। 5-10% आपको खुशी मिलेगी और 5-10% आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। बाकी जो बचा वो आप लग समझ लो। मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं करता था, प्रोजेक्ट करता था, वो है ना ब्रेकअप से ज़्यादा भी दुख होता था। जब पूरा आप है ना पूरा दिन लगा होगा, कोड रन नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है ना, ब्रेकअप पे इतना दुख नहीं होता होगा जितना आपको कोड ना रन होने पे दुख होता है। सो एक लास्ट नॉट अ क्वेश्चन, आप यंग जो हमारे मेरे फ्रेंड्स या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के, जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर इंटरेस्ट, मेरा यही रहता है हमेशा सबको। आप अगर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ले और आपको अभी लगता है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, प्लीज़ डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डोंट स्टिक टू आई टी। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग आई में ज्वाइन कर लिए, बट सिंस उनको आई में अभी नहीं कर पा रहे, तो स्टिल दे वॉन्ट टू वर्क इन आई टी, बिकॉज उन्होंने बोलते 4 साल अभी इसमें डाल के और वेस्ट करेगा। तो वो एक फैक्टर आ जाता है। बट मैं बोलता बिंदास, तुम अपना ज़िंदगी भर 30 ईयर्स तुम अपना बेकार करोगे, उससे अच्छा है कि तुम 4 साल बर्बाद हो गया, वो चलता है, तुम 1 साल और बर्बाद करके फील्ड स्विच कर लो। अदरवाइज इफ़ यू हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन दिस, देन गो हैड, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट जो भी करोगे अच्छे से करना, पूरा पढ़ना और पूरा फाड़ देना बस। बैक एंड कर लो, यू नो द रोड मैप, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। इनफैक्ट किसी भी चीज़ का रोड मैप चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर गूगल कर लोगे तो मिल ही जाएगा। और डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू आंसर इट। भैया का लिंक्डइन हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दोनों जगह पे डाल देंगे। ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आई थिंक ये पहला पॉडकास्ट था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब हम लोग, आई थिंक नो डाउट आई एन्जॉयड फ्रॉम दैट इंटरव्यू वीडियो, या बट वो तो पूरा एक टेक्निकल हो जाता है, बट इसमें कैसा इंसान खुला होकर थोड़ा बात कर सकता है। सो या जो भी था मेरा वैनिला एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, और बस यही सारी चीज़ें, अच्छा लगा, मज़ा आया। आई वॉन्ट टू आस्क यू, आप लोग को कैसा लगा? तो वी आर डिलाइटफुल कि जो Yes. एक्सपीरियंस बैकएंड डेवलपर है उनसे बातें करने मिलेगी, लाइक क्या होता है एक्चुअल इंडस्ट्री में, कैसे काम होती है। वैसे ही नोट जैसा इंटरव्यू था वो तो फाड़ ही दिया था आपने, तो लाइक आई होप जो देख रहे हैं वो भी फाड़ देंगे इंटरव्यू में जाके। तो लाइक हाँ, दिस वाज एज पर मी। हरी से जानना चाहूंगा। बहुत बहुत मजा आया, ठीक है बात हुई। और वैसे तो और एक बात बोलूंगा कि जो नोट.जेएस का इंटरव्यू वीडियो जाके देखो, बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में बताया। और हम लोग का, मेरा और आदित्य का एक बहुत ऐसा विश था कि हम लोग एक डेवलपर के साथ बैठ के बात करना है इंडस्ट्री के बारे में। सो आज वो फुलफिल हो गया आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हे गाइस, अरुण भैया से आज बहुत बात किया, मतलब लेजिट दिल की बात की है हमने। दिल की बात ऐसा प्रपोज नहीं है बट जो हम एज अ फुल स्टैक डेवलपर मर्ज स्टैक के बारे में बात की हमने। हरी का पहला पॉडकास्ट था जहाँ पे हरी ऑन कैमरा आया,
तो हरी ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड या एक हम बोल सकते हैं कॉलेज की या फिर इंजीनियरिंग की हार्श रियलिटी के बारे में बात की हमने। कंपनीज का क्या होता है, स्टार्टअप्स में जाना चाहिए या एमएनसीज में जाना चाहिए, उस बारे में बात की। और कैसा था तेरा पहला पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस? बहुत बहुत मजा आया, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए सारे पूछ लिए हम लोगों ने, ठीक है। और एक बहुत बहुत तगड़ा हम लोग को आंसर भी मिला है उनसे। सो प्लीज चेक आउट करो, फुल वीडियो देखो, मजा आएगा आपको भी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय।